Good afternoon, student. My name is आसिफ़ा इकबाल, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ललितपुर। आज हम अपने DLED जो फर्स्ट सेमेस्टर का हम सोशल स्टडीज़ का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने वीडियो में देखा, आपको पढ़ाया इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, इसके क्या परिभाषा होती है और इसको किन किन भागों में बांटा गया है, भारत के इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हमने अच्छे से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है, इतिहास का क्या महत्व है। तो अगर हम बात करें कई दृष्टि से इतिहास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम अनुशासनात्मक महत्व की बात करें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें अनुशासन में जो बहुत अच्छी बातें हैं वो सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई जो पीछे हुई, उनमें भी काफ़ी चीज़ें अनुशासन में लोग सैनिक लड़ा करते थे। उनमें एक बाउंडिंग थी, राजा के आदेश को ही अंतिम आदेश माना जाता था। एक बहुत अच्छी अनुशासन का पालन किया जाता था। अगर हम इसकी और महत्वों के बारे में बात करें कि इतिहास क्यों जानना ज़रूरी है, तो इतिहास सूचनात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूचनात्मक दृष्टि यानी कि इतिहास के माध्यम से हमें ऐसी अनेक भूतकालीन घटनाओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता है जो कि हमने कभी नहीं देखी है या हमने कभी नहीं उनके बारे में पता किया है। तो जैसे कि हमने पाषाण काल है या सिंधु घाटी सभ्यताएं, इनके बारे में हमने ऐसी अनेक सूचनाओं की प्राप्ति की है जिनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि उस टाइम पे वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते थे। इतिहास का नैतिक महत्व भी होता है। नैतिक महत्व क्या होता है? आपने देखा होगा कि छोटी छोटी क्लासों में नैतिक शिक्षा नाम की एक बुक होती है। ये क्यों होती है? जिनमें से हम नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए इतिहास में ही इसको ऐड किया गया है, जो कि हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, या बहुत से ऐसे राजनेता हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, बताते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितना अपना योगदान दिया, कितनी अच्छी अच्छी बातें कहीं, लोगों को अच्छे से समझाया। यानी नैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और अगर हम इसकी बात करें कि देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए बच्चों में इतिहास का महत्व है, यानी कि जब हम उसे पढ़ाते हैं कि लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी है या और ऐसे हमारे बहुत देशभक्त हैं जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए देश प्रेम ही सब कुछ था। उन्होंने अपना परिवार, उन्होंने अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ के देश प्रेम की सेवा में लग गए थे, जिससे कि लोगों में मोटिवेशन पैदा होता है। बच्चों में भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए कितने महान कार्य किए, कितने देश प्रेम ही उनके लिए सब कुछ था। ऐसे बहुत से नेताओं के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में जानते हैं, जिनमें उन्हें भी देश प्रेम की भावना जागृत होती है। और वर्तमान को समझने में भी इतिहास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान को समझने में कैसे? जैसे कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर हमें वहाँ पे कोई बिजनेस करना होता है, तो सबसे पहले हमें वहाँ की सर्कमस्टेंसेस को समझना होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ अभी तक वो बिज़नेस कैसे किया जा रहा है, या कैसे वहाँ पे लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं। इस सारे बातों की सूचनाएँ भी हमें इतिहास के माध्यम से मिलती हैं। अगर हम वहाँ की पुरानी हिस्ट्री को पूरी तरीके से जो करेंगे, पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। और बहुत से और भी, जैसे सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भी इतिहास जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने देखा होगा कि पहले अगर हम सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व देखेंगे तो बहुत पहले बहुत ही प्रथाएं चलती थी, जैसे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, जाति प्रथा है। ऐसी अनेक प्रथाएं समाज में प्रचलित थीं, जिनके बारे में हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको करते हैं, समझ पाते हैं। ऐसी बहुत सी परंपराएं थी, सांस्कृतिक परंपराएं थी वहाँ की, जो जैसे सिंधु घाटी अगर हम पढ़ें या कोई भी घाटी सभ्यता पढ़ें, उसमें हम उनका वेशभूषा, उनकी जो पहनावा है, उनका जो रहन सहन है, कृषि के बारे में, ऐसी अनेक उपयोगी चीज़ों को हम सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से जान पाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे अनेक पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है या उसका बहुत ही दृष्टि से महत्व है। अब बात आती है कि इतिहास को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जाता है। अब अगर हमें इतिहास को जानना है तो हम कैसे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि बहुत से ऐसे म्यूज़ियम हैं जिनके माध्यम से हम, आपने कभी म्यूज़ियम का अगर विज़िट किया हो, आपने देखा हो, तो वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी रहती हैं जिनके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं बहुत सी जानकारियाँ, युद्धों के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे अवशेष हैं
जो पुरातत्व मुद्राएं जैसे कि हमें जो घाटी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिली हैं, सिक्के मिले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में उनके बारे में हम जान सकते हैं कि पहले कैसे धातु चलती थी, कैसे सिक्के चलते थे। और हम इतिहास को कैसे जानते हैं? इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। जब हमने खुदाई शुरू की तो बहुत सी अनेक लिपियाँ प्राप्त हुई। लिपियों में हमें अनेक ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई। और जैसे कि कुछ विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे। विदेशी यात्रियों ने हमारे पूरे जो भारत है उसके बारे में वर्णन किया। विदेशी यात्री जैसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विदेशी यात्री हैं जिनका दिमाग में आता है, फाहियान है, इब्न बतूता है या वास्को डी गामा है। ऐसे अनेक विदेशी यात्री हैं जिन्होंने पूरा विवरण दिया है, जिससे हम इतिहास को जान पाते हैं कि कैसे क्या था भारत। और भी ऐसे ही साहित्यिक विवरण भी हैं बहुत से, यानी कि हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम हिस्ट्री को जानते हैं। बहुत से ऐसे वेद हैं, रामायण है, महाभारत हैं, या बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिस्ट्री को या अपने जितना भी रिसर्च किया है, जितनी भी खुदाई से अभिलेख मुद्राएं प्राप्त की हैं, उनको सब एक साहित्यिक रूप में, एक बुक के रूप में वर्णित किया है, जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे प्राथमिक स्रोत भी हैं, गौण स्रोत भी हैं, जिनके माध्यम से हम इसको इतिहास को जानते हैं। आज हमने देखा कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।